हाँ जी, शुरू करें। इंड एयर 16 पीपीई। आपने स्टार्टिंग में पीपीई का डेफिनेशन देखा, वेयर प्लान भी पीपीई होता है, ये भी देखा। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखा कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फिर कुछ स्पेशल आइटम्स देखे, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट का कि भैया ये पीपी होते हैं। अगर डेफिनेशन मीट आउट करें तो एग्रीगेट करके भी देखा, सेफ्टी और एनवायरमेंटल के लिए भी देखा कि ये पीपी होता ही होता है। इनिशियल मेजरमेंट देखा कि भैया कॉस्ट पे मेजर करना चाहिए। कॉस्ट में परचेज प्राइस हो गया, नॉन रिफंडेबल टैक्स हो गया, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टैक्स हो गया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन देखा था हमने, अनवाइंडिंग भी देखा था, डीकमीशनिंग कॉस्ट को अनवाइंड कैसे करना है। डेफर्ड कंसिडरेशन बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अगर होगा, कोई अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हैं या आप पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो पीपी कॉस्ट में इंटरेस्ट को शामिल नहीं करना होता है, आपको डिस्काउंटिंग करके इंटरेस्ट को हटा देना होगा और कैश प्राइस पे पीपी को रिकॉग्नाइज करना होगा। और उसके बाद हमने कहा एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ से शुरू किया था। एक्सचेंज करेंगे तो प्रायोरिटी क्या रहेगा पहले रिकॉर्ड करने का, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट परचेज, तीसरा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। हाँ, अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो तो हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना, कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड करना। सर लैक मतलब क्या होता है, देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव। एक्सचेंज करने का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आपको कोई फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स, कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं आने वाला है आपके। ओके, तो उस एक्सचेंज की वजह से आपको कोई ना तो फायदा होने वाला है ना ही कोई नुकसान होने वाला है। ओके, तो ये कहलाएगा लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है सर। फिर हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट देखा, मैंने कहा दो मॉडल हैं बैलेंस शीट पे एसेट को वैल्यू करने की, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल अगर आप फॉलो करते हो तो जितने में खरीदा था ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से अब तक जितना डेप्रिसिएशन लगा वो हटा दो, और कोई इंपेयरमेंट लॉस अगर हो गया तो वो भी लेस कर दो। अच्छा, रिवेल करते हो तो रिवेल जिस दिन किया उस दिन तो बैलेंस शीट की डेट को रिवेल्यूएशन प्राइस पे दिखा देना, फेयर वैल्यू पे दिखा देना। आगे आने वाली बैलेंस शीट डेट्स पे कैसे दिखाया जाएगा सर, जो आपने फेयर वैल्यू डिसाइड की थी ना पास्ट बैलेंस शीट डेट को, उसमें से फ्यूचर सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन लेस कर देना। क्लियर है वाली चीज। और सब्सिक्वेंट इंपेयरमेंट लॉस लेस कर देना। इंपेयरमेंट लॉस जाना था ना अपन ने, अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो जाए क्या, रिकवरेबल अमाउंट, या कम हो जाए, कम हो जाए। कैरिंग अमाउंट से अगर कम हो जाए रिकवरेबल अमाउंट। ओके, और रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ, या तो यूज कर लो या बेच लो। ठीक है ना, तो जो भी ज्यादा फायदा मिल रहा है वही आप करोगे, दैट इज द रिकवरेबल अमाउंट। रिवेल्यूशन कितने बार में करना चाहिए का, अगर ज्यादा वोलेटाइल चेंजेस तो हर साल करो, नहीं है तो 3 से 5 साल में एक बार कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करोगे आप, ऑन द डेट ऑफ द रिवेल्यूशन का। देखो जी, दो अप्रोच है, या तो उसको एलिमिनेट कर दो या एलिमिनेट मत करो। एलिमिनेट करते हो तब तो उसका बैलेंस उठा के एसेट में ट्रांसफर कर देना, एसेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा, कैरिंग अमाउंट पे आ जाएगा, और फिर एसेट की वैल्यू बढ़ानी तो बढ़ा देना, कम करनी तो कम कर देना। एलिमिनेट नहीं करना हो तो क्या करना है सर, तो आपको क्या करना होगा, पीपी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों की अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करना होगा। अगर आपको फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है, तो परसेंटेज वाइज दोनों बढ़ा दीजिए। अगर नुकसान हो रहा है तो परसेंटेज वाइज दोनों को कम कर दीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। जो भी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस होगा, हमने कल अपनी एंट्री में केवल उसके लिए वर्ड क्या यूज किया था, रिवैल्यूएशन लॉस और रिवैल्यूएशन गेन वर्ड यूज किया था, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता था कि रिवैल्यूएशन गेन हुआ तो किधर ट्रांसफर करना है और लॉस हुआ तो किधर ट्रांसफर करना है। हमने इसका क्वेश्चन भी देखा था कल, तो अच्छा खासा पढ़ लिया था अपन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाज आगे ये पॉइंट्स चले जा रहे थे। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन ये भी मैंने लिखवा दिया था, टू बी अप्लाइड फॉर द एंटायर क्लास ऑफ एसेट। दैट मींस मैंने बोला था, अगर आप एक फर्नीचर के लिए अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो, दैट मींस दूसरे फर्नीचर के लिए भी आप, मतलब सारे फर्नीचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन मॉडल ही यूज करना पड़ेगा। मतलब सेम टाइप ऑफ एसेट के लिए सेम मॉडल आपको यूज करना है। ओके जी। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग के लिए मैंने क्लियरली बताया था कि भैया ये दोनों ऐसा मत मान लेना कि बिल्डिंग ही है, अब बिल्डिंग है तो दोनों के लिए सेम मॉडल यूज करना नहीं चाहिए, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है। एक इंडस्ट्री का बिल्डिंग है और एक ऑफिस बिल्डिंग है, तो दोनों में आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सेम कर सकते हैं बट अलग अलग भी कर सकते हैं। बाउंड कब है, जब सेम क्लास ऑफ एसेट हो तो सेम ही मॉडल यूज करना है। क्लियर है वाली चीज। ओके, आगे बढ़ो। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, इसी के अंदर स्टार मार्क। कोई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट चल रहा है जिसमें रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए बातें लिखे जा रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ
रिवैल्यूएशन, गेन और लॉस। सर रिवेल करने पर देखते चलना, सर रिवेल करने पर एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, देखते चलना। ये तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम रिवेल्यूशन। ये तो क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम रिवेल्यूशन, फर्स्ट टाइम। अगर आप रिवेल करते हैं तो रिवेल करने पर आपको गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर गेन हुआ तो आप इसे कहां ट्रांसफर करेंगे, ओसीआई, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। सर ये क्या है, धीरे धीरे समझेंगे। पहले इंटर में क्या सिखाया था मैंने, एएस 10 में, कि अगर ये गेन हुआ है तो इससे आप रिवोल्यूशन रिजर्व क्रेडिट कर देना, ये बताया था। अभी भी रिवोल्यूशन रिजर्व ही क्रेडिट करेंगे, लेकिन वो रिवोल्यूशन रिजर्व किधर, ओसीआई के अंदर जाएगा, किधर, ओसीआई के अंदर। ओके जी, तो अगर गेन हो, रिवोल्यूशन गेन, तो आप इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, ओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे। ओसीआई के आगे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, एनआर। अभी धीरे धीरे बस इसको याद करना है, आगे जाके धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा कि हो क्या रहा है, ये समझ में धीरे धीरे आएगा, अभी एक साथ नहीं आएगा। तो बस ध्यान रखना, गेन हुआ तो पीएनडल में नहीं लेके जाना, किधर लेके जाना, ओसीआई, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। एक्चुअली क्या होता है, इंड एस के अकॉर्डिंग जो पीएनडल का फॉर्मेट है, उस पीएनडल के फॉर्मेट में पहला पीएनडल का फॉर्मेट तो वही है जो इंटर वाला है, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर खर्चे सीपीसी ईएफडीओ, याद है सीपीसी ईएफडीओ बताता था मैं कंपनी अकाउंट्स के अंदर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्री, है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डी फॉर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ओ फॉर अदर। पहला पार्ट तो यही है। फिर दूसरा पार्ट क्या है, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ठीक है ना, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। तो वहां पे कुछ स्पेशल इनकम्स को ट्रांसफर किया जाता है। जनरली वहां पर ऐसी इनकम्स आती है जो एक्चुअली रियलाइज नहीं है, अनरियलाइज्ड है। जैसे रिवोल्यूशन गेन, हमने बेचा थोड़ी ना अभी एसेट को, जैसा हमने अभी बेचा थोड़ी ना, नहीं। तो अभी हम तो क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे एसेट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिवेल कर रहे हैं, और रिवेल करने पे फायदा हो गया। तो ये कहा कि ये पीएनएल का पार्ट नहीं है, तो किधर डाल, ओसीआई में डाल। तो उसके नीचे ही ओसीआई का एक और अलग से सेगमेंट बना हुआ होता है, और वो ओसीआई डायरेक्ट बैलेंस शीट में किधर शो जाएगा, अदर इक्विटी के अंदर शो जाता है। क्लियर है, अदर इक्विटी में हम रिवोल्यूशन रिजर्व नाम से इसको शो करते हैं, तो उसका अकाउंटिंग उस तरीके से होता है। बट अभी आपके लिए याद करने के लिए याद कर लो भैया, कि अगर गेन हुआ तो किधर ट्रांसफर किया जाएगा, ओसीआई में ट्रांसफर किया जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन वाला पीएन प्रॉफिट नहीं है, और अभी तक एक्चुअली रियलाइज भी नहीं है। और सर ये एनआर का मतलब क्या होता है, नॉन रिक्लासिफिएबल टू पीएनएल। इन फ्यूचर ये कभी वापस पीएनएल में नहीं आने वाला है, इन फ्यूचर ये कभी वापस पीएनएल में नहीं आने वाला है। अगर रिक्लासिफिएबल होता है, इसका मतलब एक ना एक दिन जब ये रियलाइज हो जाएगा तब ये क्या आ जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एनआर का मतलब ये कभी भी वापस पीएनएल में नहीं आने वाला है। ये अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, जब तुम पूरा सीएफआर पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा कौन कौन सा आइटम तो ओसीआई आर में जाएगा और कौन सा आइटम ओसीआई एनआर में। लिस्ट लिखवा दूंगा अपने काम की, ठीक है ना, ये याद करने वाला, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है कौन सा एनआर है कौन सा आर है वगैरह। बस हाँ, थोड़ा सा स्पेशल है, अभी तक रियलाइज नहीं है, अनरियलाइज्ड है। हालांकि ये नहीं कहूंगा कि सारी अनरियलाइज चीजें यहाँ पर आती नहीं, पर ये अनरियलाइज, जनरली अनरियलाइज चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको। ओके, तो गेन हुआ तो ओसीआई एनआर में डालना, और लॉस हुआ तो पीएनएल में, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट ऑब्वियसली। ये वैसा ही है, सेम एएस 10 जैसा। ओके सर, फर्स्ट टाइम रिवेल के बाद और क्या हो सकता है, तो थोड़ा छोटा लिख देना चाहिए था आपने को, खैर कोई बात नहीं। फिर क्या हो सकता है, सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना।
ओके, इसको आप लिख सकते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। वापस सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जब भी आप रिवेल करोगे, फर्स्ट टाइम का अलग बता दिया, सेकेंड थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम का वापस अगर आप रिवेल करते हो तो रिवेल करने पर फिर से क्या हो सकता है, गेन हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। गेन हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। पहले गेन था तो आपने ओसीआई में ट्रांसफर किया, फिर और गेन हो गया तो अगेन किधर ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू ओसीआई। लेकिन अगर लॉस हो गया तो, लॉस हो गया तो क्या करोगे, हाँ जी, लॉस हो गया तो क्या करेंगे, सर लॉस में तो पीएनएल में जाता है ना, पीएनएल में आया ना। अब वो ईमानदारी वाली मैंने बात बताई थी, क्या ओसीआई तुम अपनी पॉकेट मान लेना, ओसीआई तुम अपनी पॉकेट मान लेना और पीएनएल पप्पा मम्मी की पॉकेट मान लेना। तुमको फर्स्ट टाइम फायदा होगा, तुम पप्पा मम्मी को दोगे या खुद के पास रखोगे, खुद के पास रखोगे ना, हाँ सर खुद के पास रखेंगे। तुमको फर्स्ट टाइम नुकसान हुआ तो क्या करोगे, तुम्हारी पॉकेट में थोड़ा ना कुछ, किसके पास जाओगे, पप्पा मम्मी के पास जाओगे। ओके ठीक है जी। फायदे के बाद फिर से फायदा हो गया, तुम फिर से पैसा किसकी पॉकेट में रखोगे, खुद की पॉकेट में रखोगे। ओके, फायदे के बाद नुकसान हो गया तो क्या करोगे, सर जितना खुद की पॉकेट में है ना पहले उतना खुद से निकालेंगे नुकसान, और उसके ऊपर का नुकसान होगा वो किधर ट्रांसफर किया जाएगा, पीएनएल में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू ओसीआई अप टू द अमाउंट अर्लियर क्रेडिटेड। पहले जितना आपने क्रेडिट किया था उतना अमाउंट तो पहले लॉस को किधर ट्रांसफर करो, ओसीआई में, और देन उसके भी ऊपर, देन उससे भी ज्यादा नुकसान हो गया, जितना पहले गेन बुक किया था ना उससे ज्यादा नुकसान हो गया, तो उसके लिए तो किधर जाओगे, पप्पा मम्मी के पास, विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। समझा क्या, तुम्हारी पॉकेट में था तब तक तुम तुम्हारी पॉकेट से निकाल लो, फिर जरूरत पड़े तो पप्पा मम्मी से ले लो, पीएनएल से। ओके, अच्छा पहले लॉस हुआ तो किधर गए थे मुंह उठा के, पप्पा मम्मी के पास, पीएनएल। फिर अगेन लॉस हो गया तो किधर जाओगे, सर जाएंगे कहाँ, एक ही जगह है, जाने को किधर जाएगा, पापा मम्मी के पास जाएगा ना, ट्रांसफर टू अगेन पीएनएल। लेकिन मान लो इस बार गेन हो गया, अभी क्या करोगे, अभी ईमानदारी का टाइम आ गया है, क्या करोगे बोलो, पॉकेट में डालोगे या पप्पा मम्मी को देके आओगे पहले, बोलो, पहले लॉस हो रखा है उनसे ले रखा है, लॉस पीएनएल उनसे ले रखा है, अभी क्या करोगे बोलो, पहले, हाँ ना चाहते हुए भी पहले क्या करना पड़ेगा, पप्पा मम्मी को देना पड़ेगा, ठीक है ना, अप टू द अर्लियर डेबिटेड, ठीक है ना। तो लिख दो भैया ट्रांसफर टू पीएनएल अप टू द अमाउंट अर्लियर डेबिटेड, जितना पहले आपने डेबिट किया था पीएनएल में, देन अभी फिर तुम्हारी पॉकेट मतलब और कुछ बच जाता है, जितना उनका लॉस था उनको रिकवर करने के बाद फिर एक्सेस अमाउंट को क्या करोगे, अब तो तुम अपनी पॉकेट में रख सकते हो ना, एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू ओसीआई, ऑब्वियसली एनआर, लिख लो। हेडिंग लिख लिया था पहले, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। ओके, अब लिख लीजिए रटने की जरूरत थोड़ा पड़ेगी, बोलो, मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, बस सर ओसीआई का अभी तक हमको पता नहीं है, हवा में है ओसीआई वाला कॉन्सेप्ट की किधर है ओसीआई, अब जिधर भी है तुम तो समझ जाओ,
जैसे तुमने बचपन में एक कैपिटल रिजर्व पढ़ा था, जैसे तुमने बचपन में एक जनरल रिजर्व पढ़ा था, वैसे ही एक और नाम याद कर लो कि एक और अकाउंट है, ओसीआई। ये वाला गेम किधर जाएगा? ओसीआई में जाएगा। बस किधर है कुधर है टेंशन नहीं लेने का। आई थिंक लिख लिया होगा सबने। ओके तनिषा, लवी। हाँ जी, बढ़े फिर आगे। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में आ गया। पापा मम्मी से सर आसान हो जाता है, अदरवाइज क्या होता है थोड़ा ऐसा सोचना पड़ता है। ये ना बड़ा आसान है, पहले गेन हुआ ओसीआई में ट्रांसफर किया, फिर गेन हुआ फिर ओसीआई में ट्रांसफर, पहले लॉस हुआ पीएनएल में डेबिट किया, फिर लॉस हुआ फिर पीएनएल में डेबिट कर। फर्क क्या पड़ता है? पहले गेन बाद में लॉस, पहले लॉस बाद में गेन। बस पहले जो पोजीशन आपने बनाई थी पहले तो उसको रिवर्स करो, उसके बाद आप ट्रांसफर करो। मतलब पहले गेन हुआ था, तुमने ओसीआई में ट्रांसफर किया था, फिर लॉस हुआ है तो क्या करोगे? पहले ओसीआई से निकालो, फिर पीएनएल में डेबिट करो, अगर एक्स्ट्रा और लॉस हुआ है तो। अच्छा, और अगर पहले लॉस हुआ और अभी गेन हुआ तो पहले पीएनएल को डेबिट किया था ना, तो उतना अमाउंट तक तो पहले जितना तुमने पहले डेबिट कर रखा पहले पीएनएल को क्रेडिट करो, फिर उसके ऊपर और गेन हो जाता है तब आप क्या करोगे? तब ओसीआई को क्रेडिट करो। डन। ओसीआई में ट्रांसफर करो रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक गेन होगा तब नाम तो यही लिखोगे तुम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन वो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो रिवैल्यूएशन सरप्लस किधर? ओसीआई में। ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स, टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने क्या कहा था? ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा ये ओसीआई में ट्रांसफर होगा, और ओसीआई भी कौन सा वाला? एनआर, नॉन रिक्लासिफिएबल टू पीएनएल, वापस पीएनएल में नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये पीएनएल में नहीं जाके किधर जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस लास्ट में किधर चला जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा। तो एंट्री पास कब रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग करना होगा? कब करना होगा सर ये वाला एंट्री? देखो उसके लिए लिखो, when PPE is disposed of, when PPE is disposed of or de-recognized, disposed of, ये लिख लो बस। जब आप पीपीई को बेच दोगे तब उसके रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस की कोई जरूरत है क्या? नहीं सर, जब पीपीई नहीं है तो ना कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है उसको उठा के किधर ट्रांसफर कर देना? रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना कंपल्सरीली। अब वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं रहेगा, तो लिख देता हूं, ट्रांसफर फुल बैलेंस ऑफ, full balance of revaluation surplus
revaluation surplus to retained earnings, to retained earnings। और ये क्या है? कंपल्सरी है, ये ऐसा करना कंपल्सरी है। अब ऑप्शनल की बात करते हैं। एक्सेस डेप्रिसिएशन। सर एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपने एसेट को रिवेल किया, रिवेल करने पर एसेट की वैल्यू बढ़ गई। लिख रहे हो? अभी लिखो, लिख लिया। आपने एसेट को रिवेल किया, रिवेल करने पर एसेट की वैल्यू बढ़ गई। 10 लाख की एसेट 12 लाख पे रिवेल किया, तो जहां तुमको 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लगना था, अब फ्यूचर में 12 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 लाख पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फ्यूचर में लगेगा एक्सेस डेप्रिसिएशन। तो पीएनएल पे बर्डन आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलते हैं कि उतना अमाउंट जितना आप पीएनएल पे बर्डन एक्स्ट्रा आ रहा है, उतना अमाउंट आप हर साल क्या करते चलो, रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते चलो। बट ये ऑप्शनल है, बट ये ऑप्शनल है। तो लिख देता हूं एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होगा सर, पहले तो वो लिखो। डेप्रिसिएशन ऑन revalued amount, depreciation on revalued amount minus depreciation on carrying amount if asset was not revalued। अगर आप उसको रिवेल नहीं करते तो जो कैरिंग अमाउंट होता उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगता, और रिवेल करने पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, दैट एक्सेस डेप्रिसिएशन। दिस एक्सेस डेप्रिसिएशन can be transferred to retained earnings, to retained earnings, obviously every year now, every year। और this one is optional। इंडियस कहता है ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो करो वरना मत करो। बट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ये मत बोलना ऑप्शनल, बता देना कैसे करते हैं। एक्सेस डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना और उतना अमाउंट हर साल रिवैल्यूएशन सॉरी हाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस से किधर ट्रांसफर कर देना, रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना। सर कोई क्वेश्चन हो जाए इस पे? बिल्कुल, हाँ जी लिखो एग्जांपल। An item of PPE, an item of PPE was purchased for rupees 9 lakh on 1st April 2021। It is estimated to have a useful life of 10 years, and is depreciated on SLM basis,
on 1st April 2023, on 1st April 2023, the asset is revalued to rupees 9,60,000, to rupees 9,60,000, full stop. The useful life remain unchanged. सर यूजफुल लाइफ में भी चेंज आ जाता तो ये बातें बाद में करेंगे. यूजफुल लाइफ रिमेन अनचेंज्ड एज 10 years. ओके, यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है. इसके साथ आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा इग्नोर डेफर्ड टैक्स. तो डेफर्ड टैक्स तो अभी तक अपन ने पढ़ा ही नहीं है इंड एस, तो वो तो बाद में आएगा, तो इसलिए मैं उस लाइन को लिखवा ही नहीं रहा हूं. जब आएगा तब देखेंगे. ओके, उसके बाद कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस. वैसे भी किसी चीज को इग्नोर करना है तो लिख के भी क्या होगा. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस for 2023-24 as per Ind AS 16. बताइए. रिवेल करने पर कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? देखो इसने पूछा 21-22 का कुछ नहीं पूछा है. 21-22 में तो क्या हो जाएगा सर, 21-22 के हिसाब से तो अगर मैं देखूं तो कैरिंग अमाउंट देखता हूं. 1 अप्रैल 2023 को कैरिंग अमाउंट कितना है देखना जरा. फर्स्ट कैरिंग अमाउंट on 1st April 2000, अगर पता करना चाहे कोई 1st April 2023, ऑब्वियसली पता करना होगा. इस क्वेश्चन में तो लाइफ चेंज नहीं हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक डेप्रिसिएशन अगर आप रिवील नहीं करोगे तो वही 9 लाख पे लगने वाला. 9 लाख डिवाइड बाय 10 साल 90,000. तो फिर भी अपन इस हिसाब से ही चलेंगे. कैरिंग अमाउंट कितना 1 अप्रैल को सर, ओरिजिनल कॉस्ट था जिसको ग्रॉस ब्लॉक बोलते हैं 9 लाख रुपए. तब 1 अप्रैल 2021 को फिर डेप्रिसिएशन लगा होगा कौन से ईयर में 2021-22, 2021-22 कितना सर 9 लाख रुपए है. स्क्रैप वैल्यू कुछ बोल नहीं रखा है. लाइफ कितनी 10 साल, तो 90,000 रुपए पहले साल लगा. और ऐसे ही डेप्रिसिएशन फॉर 2022-23 अगेन 90,000. देखना कैरिंग अमाउंट कितना है 7,20,000 कैरिंग अमाउंट. Carrying amount on 1st April 2023. First April 2023. रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है? रिवैल्यूड अमाउंट इसी दिन रिवेल किया था ना. रिवैल्यूड अमाउंट 9,60,000. 9,60,000. अब अगला पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन कितना और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना. तो एक्चुअली रिवैल्यूएशन गेन कितना हुआ था? रिवैल्यूएशन गेन हुआ कितना था सर? रिवैल्यूएशन गेन
रिवैल्यूएशन गेन 9,60,000 माइनस 7,20,000 कितना हुआ? 180 तो ये 60 ये 2,40,000 टोटल गेन रिवैल्यूएशन गेन कितना था 240 ऑब्वियसली क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट दैट इज OCI रिवैल्यूएशन सरप्लस पेंडल में नहीं किया रिवैल्यूएशन सरप्लस दैट इज ट्रांसफर टू OCI ओके अब क्या करें अब बताओ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फॉर 2023-24 2023-24 में डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पर लगेगा सर रिवैल्यूड अमाउंट पर लगेगा जब कभी भी अमाउंट रिवाइज हो जाता है लाइफ रिवाइज हो जाता है मेथड रिवाइज हो जाता है तो प्रोस्पेक्टिवली आप उस रिवाइज्ड फैक्टर को लेकर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा तो रिवैल्यूड अमाउंट कितना 9,60,000 9,60,000 स्क्रैप वैल्यू अभी भी कुछ नहीं बता रखा वो भी कोई रिवाइज नहीं हुआ है नील था नील है लाइफ कितनी है बची हुई 8 साल बची हुई वैल्यू डिवाइड बाय बचा हुआ लाइफ यही रूल रखना है रिमेनिंग वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ तो 9,60,000 डिवाइड बाय 8 करो कितना आ रहा है 1,20,000 ओके 1,20,000 ठीक है जी सर अगर आप रिवेल नहीं करते तो डेप्रिसिएशन कितना लगता सर वही 90,000 वही 90,000 हाँ आप ऐसे भी इसको 90,000 को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कैसे बची वैल्यू कितनी 720 को डिवाइड बाय करो 8 सालों में 90,000 चेंज क्यों नहीं हुआ क्योंकि यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है ठीक है जी यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है ओके तो 90,000 है तो डायरेक्ट एक्सेस डेप्रिसिएशन पता कर सकते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन सर अभी लग रहा है 1,20 पहले लगता था और अगर हम रिवेल नहीं करते तो कितना लगता 90,000 अगर हम रिवेल नहीं करते तो कितना लगता हर साल 90,000 रुपए लगता तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना 30,000 बोलो रिवेल करते तो 1,20 का डेप्रिसिएशन लग रहा है किया ना रिवेल तो 1,20 का लग रहा है मैं बोल रहा हूँ रिवेल ना करते तो डेप्रिसिएशन कितना आता मैं ये नहीं कह रहा कि रिवेल ना करते तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना होता रिवेल ना करते तो डेप्रिसिएशन कितना होता 90,000 तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना 30,000 30,000 के लिए एक ऑप्शनल एंट्री था ना हाँ वो तो एंट्री क्या होगा इसके लिए जर्नल क्या होगा इसके लिए जर्नल क्या होगा एक्सेस डेप्रिसिएशन के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट किधर ट्रांसफर करना है तुमको रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट किधर ट्रांसफर करना है इस एक्सेस डेप्रिसिएशन के लिए ठीक है ना रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स टू रिटेन्ड अर्निंग्स कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर तो उस केस में क्या होगा अब बता दो जी रिवैल्यूएशन एक तो आंसर अपना आ गया ये डेप्रिसिएशन पूछा था अगले ने और ये क्या पूछा है रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस तो बता दो बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बचेगा एट द एंड ऑफ 2023-24 23-24 के एंड में बैलेंस कितना बचेगा सर ट्रांसफर कितना किया था 2,40,000 माइनस कर देंगे कितना 30,000 बचेगा कितना
2,10,000, 2,10,000। समझ में आएगा ये वाला चीज? पक्का? बड़ा आसान है, कुछ नहीं। रिवील करोगे तो रिवेल्यूड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगा दोगे। अब देख लोगे एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, अगर रिवील करें तो कितना लगा, रिवील नहीं करते तो कितना लगता। बस। ओके जी, बढ़े आगे। हाँ अभी तो यार 36 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई। अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? लक्षिता कह रही है हाँ अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, जाना है तुमको? किसी की आवाज नहीं आ रही है, मतलब नहीं जाना? हाँ जी, लिख लिया क्या? ओके जी। बड़ी उम्मीदों से देखा जा रहा है मुझे। चलो जाओ, आज छोटा सा पढ़ लेंगे और क्या। बस, कितने खुश हो रहे हो? कल और अभी खत्म नहीं हुआ है ना कंपोनेंट अकाउंटिंग, मतलब एक ही पीपी के अलग अलग पार्ट्स हो, अलग अलग कंपोनेंट हो, तो कैसे क्या किया जाएगा? हर कंपोनेंट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, अगर उनकी लाइफ अलग अलग हुई तो। सेम होगी तो एक साथ कर देंगे ना डब्ल्यू, ठीक है ना? एक एसेट है, एक एसेट की लाइफ है, जैसे एसी है। ऐसा होता है ना, कई एसेट देते ना, देखो भैया बॉडी पार्ट्स की इतनी लाइफ है ना, इतना लाइफ है, और इंजन का इतना लाइफ है। अलग देता है कि नहीं? मशीनरी का इतना लाइफ है, इसका इतना गारंटी, इसका इतना गारंटी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वैसे लाइफ भी अलग अलग होगी। लाइफ अलग अलग होगी तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन भी हर कंपोनेंट का अलग अलग लगाना होगा। और अगर लाइफ सेम हुई तो एक साथ लगा सकते हो, क्या दिक्कत है? ये कल बातें करेंगे अपन। और कुछ और जानेंगे कि अगर बड़ा मेजर इंस्पेक्शन वगैरह का खर्चा होता है तो उस केस में आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मेजर रिप्लेसमेंट हो जाता है, कोई पार्ट रिप्लेस हो जाता है तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो ये सब सीखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड